अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन कल प्रोग्राम में जो अली ज़फ़र ने आगे ही आगे यानी उनका था आसमां को छूते जाएं हम, दैट इज़ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द सॉन्ग। उसके बोल अभी भी मेरे जहनों में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं वाकई कि कई दफ़ा आपकी मंजिल आपसे बिल्कुल करीब आकर आपसे दूर चली जाती है, एंड दैट इज़ रियली द ट्रू टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू कोप। और मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि कोरोना वायरस जहाँ हमारी फ़िज़िकल, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, इसी के साथ साथ हमारी जो इमोशनल वेलबींग है उसकी तरफ भी इशारा करती है। आई थिंक व्हाट कोरोना हैज़ डन इसके हमारे अंदर छुपे हुए जो हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स हैं, जो हमारे वो खौफ के बादल हैं जिनको हम कभी उनका सामना नहीं करना चाहते, कि क्या होगा अगर हमने अपने बुज़ुर्गों को खो दिया, क्या होगा अगर मेरा लाइवलीहुड या मेरी दुकान या मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, क्या होगा अगर मेरे दोस्त मुझसे मिल नहीं सकते। ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन ब्रॉट टू सर्फिस। कोरोना ने आपको फ़ेस टू फेस इनके सामने ला के खड़ा कर दिया है और आप इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप इन फियर्स को फेस करें। तो जिस तरह अच्छा दिन होता है, बुरा दिन होता है, धूप छाँव का ये सिलसिला चलता रहता है, आई फील मेरे साथ भी कल अगर मैं 2 दिन देखूं आपके साथ शो करने के बाद आई फेल्ट रियली डाउन। मुझे लगने लगा कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए चीज़ें चल रही हैं और शायद आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें इसकी ये पिंच, इसकी ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। कल मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब हमारे पास ये ख़बरें पहुंची कि कराची के कई मुतवस्सित घराने के, कई मुतवस्सित इलाकों के लोगों ने बाहर निकल के प्रोटेस्ट की। इसमें पंजाब कॉलोनी के पास प्रोटेस्ट हुई। लोगों ने कहा कि जी कोरोना की तो बात की बात है, हम भूख और मुफलिसी से मर जाएंगे बिकॉज़ हमारे कारोबार, हमारा काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम उनकी परेशानी और उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का अदराक भी रखते हैं या नहीं। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर हम बात करें उनकी बेसिक ज़रूरियात की, तो लोग कहते हैं देखिए जी हम मुखय्यर अफराद, साहिब सरबत लोग और इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो इनको राशन दे रही है, लेकिन एक घराने, एक घर के साथ साथ के अंदर कई ज़रूरतें होती हैं। यानी अगर वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई बीमार शख्स है, उसकी दवाई का ख़र्चा, बच्चे हैं तो बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, ख़ास तौर पे उनकी पढ़ाई होगी, यूटिलिटी बिल्स हैं, आपकी बिजली है, गैस है, सबसे बढ़कर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो हर वक्त ये खौफ कि कहीं हम बेघर ना हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी के जहन में इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जिस तरह हर मुश्किल, हर चैलेंज के लिए हम कहते हैं कि उसको सबसे पहले सोच से यानी अपने जहन से मात देनी पड़ेगी। अगर ये वसवसा, ये ख्याल आपके दिल में आता है तो इस वक्त ज़्यादा मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थामने का वक्त है, ज़्यादा मजबूती से अपने ईमान को मज़ीद स्ट्रेंथन करने का, उसको तक़वियत देने का वक्त है कि आज अगर ये मुश्किल की घड़ी आई है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। हमने अच्छा वक्त देखा है, हमने बुरा वक्त देखा है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे और दोबारा कभी नहीं उभर पाएंगे। What we need to believe in, things will get better. शायद not the way we like it to be, यानी जिस तरह हमने सोचा था कि आज मेरी 1 दुकान है तो कल 2 हो जाएंगी, फिर परसों 4 हो जाएंगी और बंगला बना लूँगा मैं, not that way. कोई और तरीका होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो असबाब बनाने के लिए वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो बी लिमिटलेस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते चले। सोप, बार बार ये सवाल किया जाता है बिल्कुल आम ज़बान में। मेरी मेरे घर में जो बच्चे हैं, नीस एंड नेफ्यूज़ मेरे हैं, वो भी ये सवाल करते हैं कि वाई 20 सेकेंड्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो इसका जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल साइंस के तरीके से आपको ये हम समझा सकते हैं उसके लिए हमने बनाई है एक छोटी सी रिपोर्ट, और इसमें से इस्तिलाह के लिए यानी एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। जी जनाब, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सिंपल लोशन भी अगर लें और ये जिस तरह यूवी रेस की गई, अगर आप सिर्फ उसको पानी से धोएंगे ये लोशन आपके हाथ से नहीं उतरेगा, 5 या 10 सेकंड में भी नहीं होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, बेसिक साइंस ये मानती है कि उसको इकट्ठा रखने के लिए यानी उस मॉलिक्यूल को, उस वायरस को एक जगह रहने के लिए उसके इर्द गिर्द फैट की एक लेयर होगी। तो जब साबुन उस पर असरअंदाज होता है तो ये खींच के फैट को तोड़ देता है। जब फैट टूट जाता है तो एक तरह से समझिए कि ये वायरस बिखर जाएगा और फिर पानी के ज़रिए ये बह जाएगा और इसका जो ख़तरनाक असर था वो हम पे कारामद साबित नहीं होगा। सो इट इज़ दैट्स वाई रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाथों को धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। और इस वीडियो से हमें ये समझ में आया कि ये साबुन की कहानी है क्या, ये किस तरह हमें मदद करती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। कल हमने एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, ख़ास तौर पर हम अगर यूरोप की बात करें तो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में
में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है ड्यूरिंग दिस टाइम। सिंपल सा रीज़न, यानी इसको अगर ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से देखा जाए कि किसी भी शख्स का अगर कोई जहनी इंतशार है या कोई प्रॉब्लम्स हैं और ऑलरेडी फैमिली समझती थी कि भाई इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, गुस्से में हाथ भी छूट जाता है, ज़बान से भी ऐसी बातें निकलती हैं जो तकलीफ़देह हैं, आजकल की सूरत हाल ने इस चीज़ को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। क्योंकि जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन थी, थोड़ी देर के लिए एक शख्स घर से बाहर चला जाता था, घर वाले सुकून और अमन का सांस लेते थे, अब वो 24 घंटे आपके साथ है। ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है? व्हाट आर द नंबर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स? लेट्स टेक अ लुक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाइस घरेलू तशद्दुद और खास तौर पर ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में हैरान कुन इजाफा देखा गया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद यूरोप में घरेलू तशद्दुद में इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट्स में बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक में लॉकडाउन के निफाज के साथ ही घरेलू तशद्दुद की रिपोर्ट्स में 30% तक इजाफे का दावा किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट्स में बताया कि लॉकडाउन के दौरान चीन से लेकर फ्रांस और इटली से लेकर स्पेन, जबकि जर्मनी से लेकर ब्राजील जैसे ममालिक में घरेलू तशद्दुद में इजाफा देखा गया। जी, आप देख सकते हैं घरेलू तशद्दुद के लिए हेल्पलाइंस मौजूद हैं। हमने भी पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स श्री मज़ाई साहिबा से भी रब्ता कायम किया। कल उनके भी कमेंट्स आपके सामने रखेंगे, उनका क्या ख्याल है। यूरोपियन ममालिक में तो हम देख सकते हैं कि कई हेल्पलाइंस मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक लाइक एवरी थिंग वी नीड टू रिलाई ऑन आवर फैमिली यूनिट। अगर आप अपने घरों में ये ज़्यादती, ये जुल्म काफ़ी अरसे तक देख कर अनदेखा करते रहे हैं, राइट नाउ इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी नीड्स दैट वेल बीइंग। अब सब ने क्योंकि साथ रहना है, बहुत सारे मसाइल जिनको आप एड्रेस नहीं करते थे, एड्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन अब चलते हैं हमारे कॉलीग, हमारे नुमाइंदे जनाब अज़ीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। मुझे ये बताइए कि सूरत हाल इस वक्त शहर में क्या है लॉकडाउन के बाद? आप बता लें बिलाल मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेट मी जस्ट कंटिन्यू। अच्छा जी अज़ीम, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में महसूर हैं, आप बताइए कि क्या वो इन पाबंदियों की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं? जी सिद्रा, फैसलाबाद में 10वें रोज भी लॉकडाउन जारी है। शहर भर की तमाम मार्केटें और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के अशिया की दुकानें जो है वो खुली हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो कम होने में नहीं आ रही। इंतजामिया और पुलिस की जानब से इस हवाले से मजीद सख्ती भी की गई है, जबकि ट्रैफिक वार्डन की जानब से भी गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 10 रोज के दौरान 11,000 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल के चलान किए गए हैं और इनके मालकान को मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है, जबकि इसके बावजूद शहरियों की जानब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब कोरोना से मुतासरा मरीजों की बात करें तो फैसलाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद जो है वो 14 है, जबकि जंग रोड पर वाक़ कुरंतीना सेंटर में 67 ज़ायरीन ऐसे हैं जिनके नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी अच्छा अज़ीम, ये भी बताइएगा कि इस वक्त महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल मुसर्रत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, नुमाइंदा तर्जुमान फॉर पंजाब हुकूमत। उन्होंने कहा सख्त तरीन कार्रवाई की जा रही है, लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, छापे रेड्स भी हो रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की? जी सिद्रा, शहर भर में अशिया खुर्दनोश की किल्लत होने लगी है। चीनी, घी, दालें और दीगर जो अशिया है वो तलब के मुकाबले में कम पड़ गई हैं। इसी वजह से जो किराना स्टोर्स मालकान है उन्होंने खुद साख्ता महंगाई कर दी है। चीनी की कीमत जो है 75 से बढ़ाकर 100 रुपये, जबकि जो दीगर दालें हैं उनकी कीमतों में भी 30 से 40 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा आटे की कीमत जो है वो 45 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। इसके बावजूद शहरियों को आटा जो है वो आसानी से दस्तयाब नहीं है। शहरी लंबी कतारों में लगकर जो है वो आटा हासिल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानब से जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर तो कार्रवाई की जा रही है, उनके चलान भी किए जा रहे हैं महंगी अशिया बेचने पर, जबकि जो छोटी किराने की दुकानें जो मोहल्लों के अंदर गली मोहल्लों में जो वाक़या है वहाँ पर इंतजामिया की जानब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया जो है वो इस तरफ
भी तवज्जो दे और जो आवाम को जो है वो सस्ते निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया अजीम हमारे साथ मौजूद होने का। असल में हमारी मार्केट प्लेसेस भी काफ़ी हद तक डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जो उनकी एसोसिएशंस भी हैं। कल मैं देख रही थी कि कल एक ऐलान जारी कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ऑफ कराची है, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी दुकानें खोलेंगे बिकॉज़ हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इस वक्त और लोग भी एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ अब मेरे ख्याल में ये जो वक्त गुजरा है, चलें अगर किसी ने 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते का कहा या 3 हफ्ते की बात की तो वो वक्त हमने गुजार लिया है। कल हमने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत ने तोसी की है लॉकडाउन की टिल द 14th of April, और ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों को इस तरह में मुब्तला कर रहा है। ये जो आप इशारा जिस तरफ दे रहे हैं महंगाई का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, यूजुअली ये ट्रेंड्स देखे जाते थे रमज़ान के महीने से एन पहले, लेकिन अब शाबान के ही महीने में हम देख रहे हैं कि हम इस रविश पे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त होगा, लेकिन अगर हम इस सोच के साथ चलें कि हमने इस वक्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए आप मुश्किलात क्रिएट करेंगे। मिल बांट कर अल्लाह पे तवक्कल करके इस मुश्किल गुजारें, सो देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी। इसी नोट के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चाहे मर्द हो या खातून, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, पेश है। चाहे अगर आप फोर्सेस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में जिनका शुमार होता है, अपने अपने तरीके से इस जंग में, इस जद्दोजहद में मुल्क और कौम का साथ दे रहे हैं। और यकीनन अगर हमने कोरोना को मात देनी है तो हमें उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्क और कौम का, तमाम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए तमाम लोग फील्ड्स में उतरे हुए हैं। आप टेलीविज़न पर स्पेशल मैराथॉन्स देख रहे हैं। डोनेशंस की बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, क्योंकि मईशत के लिए ये कड़ा वक्त आज भी है और आने वाले दिनों में भी होगा। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ वसाइल की कमी है, हमें बहुत देखभाल कर चलना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो मुनाफा खोर हैं उनको ऐसी लत लगी हुई है कि चाहे कोरोना हो या दुनिया का कोई भी क्राइसिस, वो उसको सीरियसली नहीं लेते। तब उतरती हैं मैदान में हमारी अथॉरिटीज़, हमारी फोर्सेस जो कि लॉ को इन्फोर्स करती हैं। आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में भी इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है तमाम ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ जो महंगाई कर रहे हैं या फिर चीज़ों को मार्केट में आर्टिफिशली उसकी सप्लाई को कम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, दवाई हो, या फिर करियाना की दुकानें जो हो सकता है टाइम को फॉलो ना कर रही हो। हद से तजावुज़ जो भी करेगा उसके खिलाफ होगा एक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा निदा काज़मी, जो कि बलूचिस्तान की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आप देख सकते हैं वो खबरों का हिस्सा रही बिकॉज बहुत ही दो टोक साफ अल्फाज में बात करती हैं और एक्शन लेने से नहीं घबराती। इस वक्त भी आपको दिखा रहे थे हम जो विजुअल्स, उसमें आपने देखा कि ये अपनी फोर्सेस के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। चाहे कोई दुकानदार हो या कोई सप्लायर हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिसने हद से तजावुज़ की चीज़ों को, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ होगा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम निदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू आर इन टू ऑल द वुमेन, गर्ल्स एंड पाकिस्तानीज आउट देयर। आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन के कड़े इक़दाम किए गए हैं और बार बार शहरियों से अपील की जा रही है कि वो इसको माने, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर्स में कहीं ना कहीं लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, कोरोना एक इस तरह की बीमारी है जो चेन रिएक्शन की तरह से एक्ट करती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अंदाजा नहीं है कि ये किस कदर खतरनाक बीमारी है। अगर एक बंदा इन्फेक्टेड हो तो बहुत सारे और लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही। जो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे उनमें शायद शऊर की कमी है और ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया ने पहले नहीं देखी, तो इस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसे मजाक ना समझें, इसे खेल ना समझें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बाशऊर लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को घरों में कन्फाइन कर लिया है, जो तमाम एहतियाती तदबीर को इख्तियार कर रहे हैं, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके बिहेवियर को देख के अपने बिहेवियर को अमेंड करें और कोशिश करें कि अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से महफूज रखें, क्योंकि ये बीमारी एहतियात से ही कंट्रोल हो सकती है। इसका इलाज अभी तक
डिस्कवर नहीं हो सका। और बिल्कुल, और सब लोगों की मेहनत रायगां चली जाएगी, में से एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वो भी अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, एक छोटा सा नंबर हमारी तमाम लोगों की मेहनत पे पानी डाल सकता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात करना चाहेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर निदा आपने कई जगह रेड किया है, क्या कहना चाहेंगी, क्या साइकी है, किन चीज़ों की ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, मुनाफा कहाँ बढ़ाया जा रहा है मौजूदा सूरत हाल में? लोग बलूचिस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों में शऊर की कमी है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आप इन्हें प्यार से कोई बात समझाएं तो ये समझ जाते हैं और उन बातों पे अमल भी करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हर जगह होते हैं और चीज़ों को मजाक में उड़ाने वाले लोग भी हर जगह होते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इन चीज़ों को सीरियस लें, और जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनका मैं यहाँ पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपके ताउन के बगैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। हम इस जंग को जीत ही नहीं सकते जब तक आवाम हमारे साथ खड़ी ना हो। और बाकी ये कि क्रैकडाउन के बीच में कभी कभी हमें सख्ती भी करनी पड़ती है, तो वो भी आपकी भलाई के लिए है। अगर हम रोडों पे आके आपको घरों के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है, आपकी सेहत का फ़ायदा है, आपके घर वालों का फ़ायदा है। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग हैं निदा आपके साथ कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी जो हमेशा ज़रूरत को यानी एक वजह बताते हैं कि हम घर से बाहर निकले हैं तो इसकी अहम वजह यह है कि हमें ज़रूरत है, हमारा इस वक्त खर्चा नहीं चल रहा, हमारे लिए मुश्किलात हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हुए कोई बदनज़मी सामने आई है? क्या उनकी तरफ से कभी रेजिस्टेंस आपके सामने आती है? बहुत सारी जगहों पे तो बहुत आराम से काम हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं और लोग कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शरारती लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है। वो ज़ाहिर है क्रैकडाउन के बीच में हर किस्म के लोगों के साथ हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है। अब जिनके मनशियात के अड्डे हम गिराएंगे वो ज़ाहिर है खुश तो नहीं होंगे, या जिनकी दुकानों को सील लगाएंगे वो खुश तो नहीं होंगे। तो ट्रबल मेकर्स हर जगह होते हैं, कभी ब्लैकमेल भी करते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम चीज़ों को बंद कर देंगे, हम सप्लाई मुनक़ता कर देंगे, ये वो। लेकिन बहुत सारे उन्हीं में से लोग जो शऊर वाले लोग होते हैं वो कोऑपरेट भी करते हैं, मैटर्स को सुलझाते भी हैं। आसानियाँ और मुश्किलात इस सर्विस का हिस्सा है, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हर नया अमल एक नई लर्निंग की फेज़ के अंदर लेकर जाता है और कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। बस ये लोग थोड़ा सा, वो शायर कहता है ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये जरखेज मट्टी है, बस शऊर की कमी है। कोऑपरेट करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल, वो पावर गेम बन जाता है, जैसे आपने खुद कहा कि जी बात की धमकी देना कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सप्लाई बंद कर देंगे, ये मेरे ख्याल में एक ख़ास सोच को की नुमाइंदगी करता है, एंड वी नीड टू टेक इट अवे। निदा, इस वक्त बलूचिस्तान के अस्पतालों में क्या सिचुएशन है? पैनिक क्योंकि हमने शुरू में देखा था बहुत मच गया था, और बार बार ये बताने की भी लोगों को ज़रूरत पड़ी थी कि हर नज़ला ज़ुकाम की अलामत कोरोना नहीं होती, लेकिन जो लोग वहाँ पे इस वक्त मुकीम हैं या जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की इस वक्त? देखिए, बलूचिस्तान एक डिप्राइव्ड प्रोविंस है, यहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, और रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी हमारी सरकार बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में खुद गई, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी हम लोगों ने क्वारंटीन्स बनाए, हम लोगों ने लोगों को फैसिलिटेट किया, यहाँ पे बॉर्डर से आने वाले लोगों को कई कई दिन रखा गया, पूरे पाकिस्तान में इस बीमारी को फैलने से बचाया गया। यहाँ के बॉर्डर पे, यहाँ पे कोयटा के अंदर भी चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है, उसके अंदर बाकायदा आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए। शेख जायद हॉस्पिटल है, उसकी सिचुएशन आपके सामने है। रिसोर्सेज की कमी है, मरीजों के साथ भी मैंने मुलाकात की, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी पाए गए, लेकिन इम्प्रूवमेंट की हर जगह हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो वो लगे हुए हैं, हम भी लगे हैं, और साथ में बहुत सारे ऑफिसर्स सीनियर्स जो हैं हमारे, और जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। मुश्किल की एक घड़ी है, तो आवाम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त एक दूसरे को ब्लेम ना दें। ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, ये एक कौम बन के सामने आने का टाइम है। हमें थोड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आपका कॉपरेशन हमारे साथ होगा तो हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी इस वायरस को ज़रूर शिकस्त देंगे। मेरे ख्याल में तमाम लोग जो फोर फ्रंट पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं, बिकॉज आप लोगों का सब्र तहम्मुल और आपकी डिटर्मिनेशन ही इंशाल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकालेगी। एक पर्सनल सवाल
सवाल भी करना चाहूँगी निदा कि ये जितनी क्रैकडाउन की जो कार्रवाई थी उसकी मेरे ख्याल में जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं, लोगों को जो आपका दबंग स्टाइल है वो बड़ा पसंद आ रहा है, इस पे आपका क्या रद्द अमल था? यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, लेकिन जो साथ साथ एक माशाल्लाह परसेप्शन बना है और लोगों ने कहा हाँ जी एक्शन हो और क्रैकडाउन हो तो ऐसा हो, उस पर आप क्या कहेंगी? उन लोगों के लिए जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं और मुझे हौसला देते हैं, मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों का सबका बहुत एहतराम करती हूँ और आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुलूस के साथ यहाँ आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अगर आप इस काम को सराह रहे हैं तो आप यकीन करें आप मुझे मज़ीद हिम्मत, मज़ीद हौसला दे रहे हैं, और ये हौसला ही है जिसकी वजह से इस वबा के ज़माने में, इस वायरस की मौजूदगी में भी मैं अपना ख्याल किए बगैर, अपनी फैमिली का ख्याल किए बगैर सड़कों पर, क्वारंटीन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों के लिए निकलती हूँ। तो मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, भले वो किसी भी पोस्ट पे हैं, पोस्ट को छोड़ दें, मैं वो कहूँगी कि वो वार्ड बॉय, वो स्वीपर, वो छोटे से छोटा बंदा जो इस वक्त क्वारंटीन्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, उनका काम भी काबिल सताइश है। अगर आप देखें मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका भी काम काबिल सताइश है। पॉलिटिशियंस अपनी अपनी जगह पे एफर्ट्स कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, ज़िलाई इंतज़ामिया जो काम कर रही है, और डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह जो काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जो काम कर रहा है, उन सबको मैं सराहती हूँ। अगर किसी का नाम मैं लेना भूल गई हूँ, स्पेशली वो लोग जो मुखैर हजरात हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और जो अपनी दुकानों वगैरह में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहे बल्कि लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं उन सब के काम को सराहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सब की नेकियों को देखते हुए हमें इस बीमारी से, इस मोहलिक वायरस से जल्द अज जल्द निजात दिलाए, ताकि हम कामयाबियों के सफ़र को आसानी से तय कर सकें। आमीन। निदा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और जज़ाकल्लाह खैरन। ये जितना अच्छा काम किया जा रहा है, आई थिंक ये हमारी वाइब्रेशंस को रेज़ करेगा। हम में से कई लोग हो सकते हैं जो बुराई में पड़ जाएं, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, मुनाफाखोरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अच्छे लोग भी हैं जो अपने काम के साथ, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ मुखलिस हैं। और इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं कोरोना रिलेटेड, उससे ज़रा आपको अपडेट कर सकते हैं। आज सुबह 9 बजे तक 2291 कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव पाकिस्तान में रिपीट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 अमवात वाक़ई हुई हैं, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए उसका नंबर हो गया है 31। इसके अलावा आपको बता दें, जो अच्छी खबर मुझे लगती है कि 107 मरीज़, यानी 100 और 107 मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से रिकवर होकर अपने अपने घरों को भी जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि अभी भी नंबर्स आर लुकिंग रियली हाई, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 292 लोग कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन जो मैं आपको एक रन डाउन बता रही थी कि 33% अभी तक के, यानी कल तक के हमारे लोगों में जो कोरोना पॉजिटिव थे, कहा जा रहा था ये लोकली ट्रांसमिटेड है। ये नंबर थोड़ा सा कट के 28% पे आया है, जबकि ओवरऑल 72% लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी रही, जिनमें कोरोना पाया गया है। इस वक्त अगर मुल्क भर की सिचुएशन देखें तो 414 अस्पताल ऐसे हैं जिसमें आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, इनके लिए खुसूसी केयर फैसिलिटीज़ कायम की गई हैं। और अगर बेड्स की बात की जाए तो तकरीबन 6335 बेड्स की फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, और तैयारी है कि खुदा न खास्ता अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया के नंबर्स की तरफ देखें तो ओवरऑल ग्लोबली 9,35,000 लोग तकरीबन कोरोना से अफेक्टेड हैं, और इसमें डेथ्स अगर देखी जाएँ तो 4 लाख से ऊपर नंबर जा चुका है। सो दीज आर 47,000 का नंबर है ऑफ टोटल अमवात जो इसकी वजह से हुई हैं, और 10 लाख के करीब लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। सो ये नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं इंडिया की तरफ देखती हूँ तो इंडिया में भी बहुत तेज़ी से नंबर्स बढ़े हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शरह अमवात भी ज़्यादा है। अभी तक टोटल जाँ बहक होने वालों की तादाद अगर कोरोना से बात की जाए इंडिया में तो वो तकरीबन 58 नंबर बनता है।
सो अल्लाह ताला रहम करे इस ख़ित्ते में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए मुश्किल है, फिर गुर्बत का, रोज़गार का, बेरोज़गारी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सिचुएशन को मज़ीद गंभीर बनाते हैं। आगे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं। अब बात करेंगे ज़रा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तारिक बनोरी साहब हमारे पास मौजूद हैं और तारिक साहब ने इस वक्त हम देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक डायरेक्टिव तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ को दिया है जो इनके साथ अफिलिएटेड हैं कि इस पर वो रिसर्च का काम करते रहें। ये एक बेहतरीन मौका होता है, कोई भी चैलेंज हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि डेटा की एनालिसिस या उसकी रोकथाम के लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज़ के लिए एनालिसिस किए जाएँ, क्योंकि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले देर इन द फील्ड, उनको एकेडमिशियन से भी हेल्प चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बनोरी साहब हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले मुझे बताइए कि हायर एजुकेशन कमीशन भी कोरोना के ख़िलाफ़ मुतहरिक नज़र आती है और आपका ये जो लेटेस्ट डायरेक्टिव है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कि वो इस पर रिसर्च जारी रखें, इसके ऊपर तहकीक करें, उसको कैसे रिसीव किया गया है और उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? हमने कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स के लिए एक रैपिड रिसर्च का प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी से ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस मसले को हल करने के लिए रिसर्च प्रपोजल्स भेजें जिनको हम फंड करेंगे। इसमें कई किस्म की चीज़ें आती हैं। उसमें ये है कि डिज़ीज़ है क्या, इस डिज़ीज़ को समझने के लिए उसकी जो पॉसिबल्स वो हैं वैक्सीन्स हैं या उसकी मिटिगेशन के लिए अगर कुछ प्रपोज करते हैं, ख़ास तौर पे अगर इंडिजिनस मेडिसिन में उसके कोई रिस्पॉन्सेज हों, उन चीज़ों के लिए डिज़ीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे आजकल आपने देखा है कि मुल्क ने हमने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ट्रैवल पे, असेंबली पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्शंस कैसे होती हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन में डिज़ीज़ कैसे काम करेगी, उसके जो बिल्कुल सही। अच्छा तारिक साहब, इसमें अगर हम देख रहे दुनिया में डेटा एनालिसिस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बहुत सारी रियासतों और मुल्कों के पास अपने शहरियों के बारे में ज़्यादा डेटा मौजूद है और उसको वो एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं, तभी उनके लिए ट्रैकिंग आसान होती है। हम इससे कितने दूर हैं, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है, दरख्वास्त भेजी है, वो अलग अलग डिसिप्लिन से ताल्लुक़ होगा, IT भी होगा, बायो केमिस्ट्री भी होगा, मेडिकल भी होगा। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी तरफ से रिसर्चर्स के हवाले से? जी, रैपिड रिसर्च ग्रांट हमने लॉन्च की थी अभी 1-2 हफ्ते, तकरीबन 10 दिन की बात है जी। उसकी डेडलाइन इस हफ्ते के आखिर में है। इस वक्त तक हमें 49 प्रपोजल्स आ चुके हैं, जिसमें के ज़्यादातर तो रिसर्च टाइप के हैं, जिसमें कि डिजीज़ को देखना है और कुछ जो है वो इक्विपमेंट के बारे में उसको बनाना या उसको मार्केट करना सही। अच्छा, ये भी बताइए साहब, आपने कहा, सॉरी वक्त हमारे पास क्योंकि कम होगा, आपने कहा 49 आपके पास तकरीबन प्रपोजल्स आए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि HEC ने 2 करोड़ 75 लाख का एक फ़ंड मुख्तस किया है कि जो रिसर्चेज आएंगी उनको ग्रांट मनी या बेल मनी इसके सिलसिले में दिया जाएगा। ये जो 49 प्रपोजल्स आपके पास अब तक आए हैं और मज़ीद भी जो आएंगे, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा इस ग्रांट को अवेल करने के लिए? जी, रैपिड रिसर्च प्रोग्राम के प्रपोजल्स तो अब आना शुरू हो गए हैं। वी शुड गेट देम वेरी सून, द लास्ट डेट इज़ वेरी सून। 100 से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रपोजल्स आएंगे। इसके लिए हमने एक बहुत एक्सेलरेटेड रिव्यू एंड अप्रूवल सिस्टम बनाया है। नॉर्मल ये होता है कि जब प्रपोजल्स आते हैं तो उसके कई स्टेजेस होते हैं। तो उसके पहले स्टेज में वो एक कॉन्सेप्ट नोट भेजते हैं, फिर दूसरे स्टेज में तो जो उस कॉन्सेप्ट नोट्स में के लिए में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो उनको कहा जाता है कि आप पूरा प्रपोजल भेजें, वो पूरा प्रपोजल भेजते हैं। यहाँ पे हमने ये है कि सबको इकट्ठा कर दिया है कि पूरा एक ही हल्ले में वो पूरा का पूरा प्रपोजल बना के भेज देंगे। उसके लिए एक साइंटिफिक टीम होती है जो कि उसको एवेलुएट करती है कि ये प्रपोजल वाकई इसमें कोई नई चीज़ है या वैसे ही अब किसी कोई पुराने काम को रिपीट किया जा रहा है। तो साइंटिफिकली ये देखा जाता है कि ये कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ नॉलेज या नहीं। कुछ हमारे प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनका काम हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च नहीं होती, लेकिन
प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी का जहन में आइडिया होता है कि ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो उनको प्रमोट करना होता है कि उनको हेल्प करें ताकि वो प्रमोट कर सकें। तो उसमें दूसरे टाइप के टेस्ट होते हैं, उसमें ये है कि मार्केट में इसमें जहाँ आपने साइंटिफिक रिसर्च डेटा एनालिसिस की बात की, आई थिंक इसमें भी मजीद क्लासिफिकेशंस होंगी। ये बहुत अच्छा एक कदम है HSC का, हम इसको सराहना चाहेंगे, लेकिन ये एक ऑन गोइंग रिसर्च फैसिलिटी होनी चाहिए और तमाम तर स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स को इस पर पुश भी करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा देरीना मसाइल भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी हम वक्तन फ़वक्तन जूझते रहते हैं और हमें इनोवेटिव सोल्यूशंस की ज़रूरत है जो कि एकेडमिशिया से ही आ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे एकेडमिक्स आर डूइंग देयर पार्ट, इसके अलावा हुकूमत की मशीनरी और इंतज़ामिया काम कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज डे 7 है जी, 28 डेज ऑफ डिलिबरेट ग्रैटिट्यूड का। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं आप जानते ही होंगे कि हर रोज़ मैं एक ऐसी तस्वीर शेयर आपसे करती हूँ जो आपके जहन को थोड़ा सा किसी मस्बत चीज़ की तरफ लेके जाए। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये वो सहूलतें हैं, ये वो खूबसूरती है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हमें बिन मांगे मिली हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। शायद हम इन्हें देखकर अनदेखा करते हैं और इनके बारे में भूल जाते हैं। आज 7वां रोज़ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो फ़ौरन जाएं जी, इकबाल सिद्रा वेरीफाइड अकाउंटर्स पर फॉलो कीजिए। और आज की तस्वीर है, आज आई एम गिविंग थैंक्स, मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान मानती हूँ ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्काई। जो तस्वीर मैंने आपसे शेयर की है वो थ्रो बैक है। कुछ साल पहले आई वॉज एट अ प्लेस एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल बालकनी, मौसम भी बड़ा खूबसूरत होता है तो हम उसमें सनसेट देख सकते थे। एट दी होराइजन सूरज डूबता हुआ दिखता है, ट्री टॉप्स आपको दिख रहे थे, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9वां या 10वां फ्लोर था जहाँ पे मैं वहाँ पे थी उस वक्त, उस बालकनी में। एंड व्हेन यू लुक एट द स्काई, आपको पता नहीं चलता था कि कब वो होराइजन यानी ज़मीन की सतह से आसमान कब मिल जाता है। एंड कहने को ये इम्पॉसिबल है कि दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती, लेकिन दैट होराइजन गिव्स इट द पॉसिबिलिटी कि जब ये दो बिल्कुल अलग अलग धाराओं में बढ़ने वाली चीज़ें आपकी नज़र के सामने एक हो सकती हैं, then anything is possible in life. So if you are feeling bummed और आपको लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, किसी भी खिड़की में, किसी भी बालकनी में जाइए, किसी भी तरह निकल के सिर्फ आसमान की तरफ देखिए। हर दफ़ा हर सहर एक नए रंग के साथ शुरू होती है, हर नया रंग आपको ये एहसास दिलाता है कि impossible is nothing. So that's my message of the day. अभी तक के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने आपको मिलवाया क्वेटा में निदा दी अथॉरिटीज़ यानी पब्लिक अथॉरिटी में लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह क्रैक डाउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकेडमिशंस अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं। मुख्तलिफ पैगामात हमारे सेलिब्रिटीज़ आपको देते हैं ताकि आपका हौसला बढ़ता रहे। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ। अमूमी तासुर ये है कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी मुश्किल के वक्त बहुत अहम है कि कॉर्पोरेट्स भी आगे आएँ और सिविल सोसाइटी और हुकूमत का साथ दें। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात की जाए जो FMCG प्रोडक्ट्स यानी चाहे हमारे साबुन से लेके हमारे डिटर्जेंट तक हर चीज़ यूनिलीवर पाकिस्तान के पोर्टफोलियो में शामिल है। ये किस तरह आगे आकर मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, आज ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर पराचा जो कि चेयरमैन और CEO हैं यूनिलीवर पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वी हैव नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ज़बरदस्त कैंपेन्स और बिज़नेस को आप लेके चले हैं, एक लंबा करियर रहा है आपका यूनिलीवर के साथ। आज जिस पोजीशन पे आप हैं और ख़ुसूसन जो नाता है, जो बड़ा गहरा नाता है यूनिलीवर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का और पाकिस्तानियों का, तो मुझे बताइए कि इस मुश्किल की घड़ी में रिलीफ फॉर कोरोना के लिए यूनिलीवर पाकिस्तान की क्या एफर्ट्स हैं? यूनिलीवर ने तकरीबन कोई 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की जो वबा है उसको रोकने के लिए, उसको फाइट करने के लिए डोनेट किए हैं। और इसका मकसद ये है कि यूनिलीवर पाकिस्तान में 48 से है, उतनी इसकी एज है जितनी आज पाकिस्तान की है। और यूनिलीवर ये जिम्मेदारी अपनी समझती है कि इस मुश्किल वक्त के अंदर वो आगे बढ़ के कुछ पाकिस्तान अवाम के लिए कुछ मदद कर सके। मेरे ख्याल में ये टाइम है यूनिलीवर के लिए कि वो और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कि वो इस वक्त जो है कंट्री को हमारी ज़रूरत है उसको पे बैक करें। ये जो अमाउंट मैंने आपसे जिक्र किया है ये एक हकीर सी रकम है, एक बहुत ही अदना सी कोशिश है हमारी तरफ से
और इस अमाउंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसको मुख्तलिफ फलाई इदारों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम वॉशिंग स्टेशन लगा रहे हैं, हम डिसइंफेक्शन ड्राइव्स पाकिस्तान भर में इसको रन करेंगे। और मकसद सिर्फ ये है कि इस वबा को जो कि बहुत तेज़ी से दुनिया में और पाकिस्तान की तरफ फैल रही है, इसको रोकथाम की जाए, इसको जल्द से जल्द बेसिकली जो है इसको कन्फाइन किया जाए और लोगों को भी साथ साथ में अपनी इश्तिहारी मुहिम के थ्रू एजुकेट किया जाए कि इस वबा से बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो अपने हाथ को धोते रहना है और अपने घर को जो है वो कंटिन्यूसली आपने इसको सैनिटाइज या डिसइंफेक्ट करते रहना है। बिल्कुल, ये मुझे बहुत ही अच्छा स्टेप लगा आमिर, एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दिस ऑन एयर एज वेल जब आप हमारे साथ मौजूद हैं, कि अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी लोग अपना प्रोडक्ट पुश कर रहे होते हैं। जो पब्लिक सर्विस मैसेज मैंने यूनिलीवर की तरफ से देखा, आपने ना सिर्फ लोगों में ये अवेयरनेस, ये आगही उजागर की कि उन्होंने हाथ धोने, बल्कि आपने किसी खास साबुन का या अपने साबुन का नाम नहीं लिया, आपने कहा जो साबुन आपको मिलता है। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी इवन कंपटीशन का नाम लेते हुए कि भाई जिसका साबुन भी आपको मैसर आए, बस आपने हाथ धोने, 20 सेकंड धोने और बार बार धोने। आई थिंक दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज। अच्छा, ये जो स्टेप आपने लिया है आमिर, व्हेन यू से 20 करोड़ रुपीस हैव बीन प्लेज्ड, ये ज़रा हमारे यहाँ लोगों को समझाएं, क्योंकि आमतौर पर उनको लगता है आपके पास कोई लिमिटलेस सप्लाई है साबुन का भी, डिसइंफेक्टेंट्स का भी, तो आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। लेकिन किताबों में हर चीज़ की एक कीमत होती है, उसको लेके चलना पड़ता है। ये पैसे किस तरह सर्व किए जाएंगे? देखिए, हमने इसको तकरीबन 3-4 हिस्सों के अंदर तोड़ा है। Okay. सबसे पहले हमारी क्योंकि कुछ मसनूआत ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पे कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरअसर है। सबसे पहले तो साबुन, यूनिलीवर पाकिस्तान की सबसे बड़ी साबुन बनाने वाली कंपनी है, और हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाते हैं जो कि सैनिटाइज करता है, जिस तरह डोमेक्स हमारा प्रोडक्ट है। तो तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साबुन की सूरत के अंदर और सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट की सूरत के अंदर, ताकि लोग इससे अपने हाथ को धोते रहें और इस वबा से महफूज रहें। तो पहला तो हम लोग जो डोनेशन है वो हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमने एलोकेट किया हुआ है। सही। दूसरा हम लोगों ने एलोकेट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ मसला है दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग टेलीविजन भी सुनते आ रहे हैं कि उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं मिल रहे। सो कुछ अमाउंट हम लोगों ने तकरीबन कोई 3 से 4 करोड़ रुपए का हमने हॉस्पिटल्स के लिए रखा है, ताकि वो डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव गियर्स ला कर दें, ताकि बेसिकली इससे कुछ किट्स खरीदी जा सके। और ये हमने कुछ हॉस्पिटल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह इसमें इंडस हॉस्पिटल है, इसके अंदर AKU है, SIUT है, शौकत खानम है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स जो इस काम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम ले रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके लिए प्रोटेक्टिव गियर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में जो किट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी कमी महसूस हो रही है। तो तकरीबन कोई 3 से 4 करोड़ रुपए का हमने अमाउंट इस तरफ डोनेट करेंगे। आई थिंक विजन ऑफ द मनी, थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग दैट आमिर। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने डोमेक्स की टीम्स को वाकई शहर भर में जाते हुए देखा है, हॉस्पिटल्स में देखा है। इनफैक्ट हमारे नेबरहुड में, यानी जो हमारे ऑफिस का नेबरहुड में यहाँ पे भी आए, ऑफिस में भी आपने डिसइंफेक्शन की ये ड्राइव को कैरी ऑन किया, एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। और ये बड़ा अहम है, लोगों में आगही, बेसिक शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि ये स्टेप्स लेने के पीछे इंटेंशन क्या है? आपने जैसे कहा कि इस वक्त सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कॉर्पोरेट्स को काम करना पड़ेगा, लेकिन इसकी अगर मज़ीद वजाहत करें, क्योंकि बिजनेस वाइज इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीबडी, और अभी आगे भी नहीं हमें पता कि ये सूरत हाल कब तक रहेगी, तो फिर ये स्टेप लेने की क्या वजह बनी? जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कोऑर्डिनेटेड, एक मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरी रिलीफ ड्राइव को वो आगे लेकर चले, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे एक पेज पर हों, भले वो फेडरल गवर्नमेंट है, भले वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, भले वो ज़िलाई इंतज़ामिया है, भले वो डिफरेंट फलाही इदारे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको एक पेज पे लेके चले, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, एक सेंट्रल डिजिटाइज्ड पोर्टल हो
जहाँ पे सारी चीज़ें उसके थ्रू राउटिंग हो और तमाम घर हैं शनाख्ती कार्ड के थ्रू उन घर को कोऑर्डिनेटेड तरीके के थ्रू उनको घर पे राशन पहुँचाया जाए। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं हुआ तो इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान होगा और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। और हमने पिछले सालों में जब हमारे पास ज़िलज़िला आए या जब फ्लड्स आए, हम लोगों ने इस किस्म की बदनज़मी देखी है और उस बदनज़मी से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाए जिसके थ्रू तमाम राशन की, तमाम खुराक की चैनलाइजेशन की जाए। अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि जिसके पास जो इकोसिस्टम मौजूद है उसके ज़रिए वो हिस्सा डाल सकता है। यानी बीइंग पाकिस्तान लार्जेस्ट कंपनी, आमिर आपका एक इकोसिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ नेबरहुड तक आपकी रसाई मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अहम टूल हो सकता है, एक बहुत अहम ज़रिया हो सकता है स्ट्रैटेजीज़ को बारोए कार लाने के लिए। लेकिन अहम ये भी है, जैसे आपने कहा, कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, रादर देन कि बदनज़मी हो जाए and we go against the objective that we set for ourselves। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी आमिर, इस वक्त हुकूमत के साथ तो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन होगी, मीडिया के ज़रिए भी, हमारे साथ भी आप लोगों की गुफ्तगू जारी है। आम आदमी को जो इस वक्त शायद आपका प्रोग्राम देख रहा है, आपका प्रोडक्ट पहले से इस्तेमाल करता रहा है, कहीं से वाकिफ़ है, कहीं से नहीं वाकिफ़ है, कोरोना के इस क्राइसिस के टाइम पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस की जो वबा फैली है उससे तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन अनाउंस किया गया है और आज शाम की खबर है कि 2 लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है 2 हफ्ते से। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो रोज़ाना उजरत कमाने वाले लोग हैं। वो लोग जो कि रोज़ाना की आमदनी पर चलते हैं और वो बेचारे आज घर में बैठ गए हैं, चाहे वो रेडी वाला है या फ्रूट वाला है या वो कोई मजदूर है, वो घर पे जाके बैठ गया है और वो रोज़ाना अपना राशन लेकर आता है। सो यूनिलीवर तकरीबन कोई 4 से 5 करोड़ रुपए इस मद में फलाही इदारों को देगी ताकि वो लोगों को रोज़मर्रा का जो राशन है, खुराक है, वो मुहैया कर सके। और हम कुछ बड़ी अच्छी फलाही काम जो कर रहे हैं, जिस तरह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, JDC वाले हैं, आपके अखुवत है, अलखिदमत है, इनके थ्रू हम लोग चाह रहे हैं कि वो तमाम जो कि रोज़मर्रा आमदनी कमाने वाले जो लोग हैं, जो कि घर पे बैठ गए हैं, उनके घर पे राशन पहुंचा सके ताकि इन मुश्किल हालात के अंदर उनको खाने की तकलीफ ना पेश आए। तो ये एक सबसे बड़ा जो है एक तकलीफ दे जो मरहला एक हमारी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आया है, ख़ुसूसन उन लोगों के ऊपर जो कि डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके लिए कुछ रिलीफ एफर्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस सिलसिले में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी मुखय्यर हज़रात काम कर रहे हैं इस काम के लिए, काफ़ी लोग आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। इतना बड़ा मसला है कि इसके अंदर कोई एक शख्स, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई अकेले काम नहीं कर सकता, अकेले मिलके इस मसले को हल नहीं कर सकता। सही। इसलिए मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक प्ली है, एक सबमिशन है तमाम लोगों से कि वो बढ़ चढ़कर इस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ें। ये एक नेशनल ड्यूटी है, ये एक नेशनल क्राइसिस है, ये ग्लोबल क्राइसिस है और इसके अंदर ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ के अपने आप को ऑफर करें। ये वो टाइम है कि बेसिकली इस वक्त पीपल ओवर प्रॉफिट को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। ये वो वक्त है जहाँ पे हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मुखय्यर हज़रात हैं जो कि इस पोजीशन में हैं, ऐसे लोगों की मदद करें जो कि इस वक्त नीडी हैं, घर में लॉकडाउन हो चुके हैं। हमें एक बहुत बड़े फ्रंट की ज़रूरत है। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आगे मुश्किलात आगे बढ़ सकती हैं। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ के बेसिकली जो ना इस जो एक छोटा सा इनिशिएटिव यूनिलीवर लिया है और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी लिया है, कुछ इंडिविजुअल्स ने भी लिया है, इसको एक तहरीक, इसको एक मूवमेंट की शक्ल दें और इसको एक नेशनल ड्यूटी समझ के इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें।
थैंक यू आमिर। और आई थिंक ये एक छोटा काम नहीं है, ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल। और खास तौर पे आपने कॉल फॉर एक्शन नहीं, कॉल फॉर कंपैशन दी है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। वंस अगेन थैंक यू आमिर पराचा, CEO एंड चेयरमैन ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान फॉर बीइंग हियर विद अस। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि कोई भी नेकी रायगा नहीं जाती और नेकी का बदला सिर्फ नेकी है, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो जितने लोग दिल खोलकर इस वक्त मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, दिस इज सेंडिंग आउट पॉजिटिव वाइब्स टू द वर्ल्ड और मुझे पूरा यकीन है कि थिंग्स विल गेट बेटर। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। चीज़ें इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हमारे पास होती नहीं है, और अगर ये हम कर भी लें तो ये हमारे काम को मज़ीद बढ़ा रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आपका क्वारंटीन कैसे गुजर रहा है। और इसी हवाले से बात करने के लिए माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आमना करीमी। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है? आमना, सबसे पहले तो ये बताओ आपका क्वारंटीन कैसे गुजर रहा है और कितने दिनों बाद आज निकली हो घर से? आज मैं एग्जैक्टली 12 to 13 डेज बाद मैंने सूरज देखा है। हाँ, आसमान देखा। वो क्या शायर कहता है, फलक देख, निगाह देख, ऊपर देख, सारे नज़ारे देख। आपको भी नया नया लग रहा होगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा था इतना साफ सुथरा शहर है मेरा, और क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन की वजह से और गाड़ियों के शोर की वजह से इस तरह का शहर कभी दिखा नहीं मुझे। अच्छा, मैं अम्मी से बहस कर रही थी, मैंने कहा अम्मी इतने परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आती थी, ये सारे हम घरों में चले गए तो ये निकल आए हैं या हुआ क्या है? तो उनका तो एक्सप्लेनेशन ये, उन्होंने कहा मुझे पहले जो शोर शराबा था, परिंदे पहले भी चहचहाते थे लेकिन उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचती नहीं थी, क्योंकि बस का हॉर्न, गाड़ी का शोर नज़र आ रहा होता था, सुनाई दे रहा होता था। अब सिर्फ वो शोर माइनस हो गया है तो आपको नेचुरल आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। यू बिलीव दैट? एक्जेक्टली, दैट मीन्स कि आप मेंटली पीस में आ गए एक तरह से। हाँ, सो मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वारंटीन, थैंक्स टू क्वारंटीन और कोरोना वायरस का तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि हम सबको एक फैमिली बॉन्डिंग को इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सब लोग एक साथ रह रहे हैं, फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अच्छा, इट इज़ सो क्यूट। यहाँ पे ज़रा ये भी बात करना चाहेंगे, आप हमें कॉल करके भी बताइएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो लोग अपने फेवरेट स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं, स्टार्स का क्वारंटीन बहुत मुख्तलिफ है। वो उनका क्वारंटीन भी बड़ा ग्लैमरस है। ग्लैमरस से मुराद है जी वो अच्छे से कपड़े पहन के अपने पजामास में वो या तो आपको योगा करते नज़र आ रहे हैं, या वो इतने कमिटेड हैं कि वो जिम हो ना हो वो खुद ही वर्कआउट कर रहे हैं। फिर शाम में वो अपने दोस्तों के साथ अगर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो वो इंस्टा पे लाइव आ रही होती है। सो उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी हद तक, या उनमें से जो लोग राशन ड्राइव्स कर रहे हैं तो वो उसके लिए काम शाम कर रहे हैं। जो देखने वाला है, जो आम तौर पे घर पे मौजूद है और उस पर घर की जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं यार ये सारे काम मैं नहीं कर सकता। खास तौर पे योगा। अब मुझे बताएं, घर में अगर 5 या 6 फैमिली मेंबर्स घर में ही मौजूद हैं तो आप कैसे मेडिटेट करें, कैसे योगा करें? आमना, तो आप क्यों ना सब फैमिली मेंबर्स को साथ इन्वॉल्व करके भी एक्टिविटी करें। वो योगा नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा। आप एरोबिक्स कर लें, बेशक एरोबिक्स कर लें म्यूजिक लगा के, क्योंकि मैं पर्सनली जो करती हूँ अपनी बेटी के साथ, आई हैव अ 2-year-old, और उसके साथ शाम में जब भी मुझे टाइम मिलता है हाफ एन आवर का, मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ और वो बहुत एंजॉय करती है डांस करने को। हाँ। हम दोनों मिलके, मैं तो अपनी एरोबिक्स कर रही होती हूँ, एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, और उसको वो लग रहा होता है मामा डांस कर रही है। ऑनेस्टली एंड यू नो, बिल्कुल सच्ची बात, ये एक दिन तो आप बड़ी खुशी से करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, लेकिन क्योंकि बहैसियत एक एडल्ट के आपके जहन में 100 इस वक्त वसवसे भी आ रहे होंगे कि पता नहीं आगे फाइनेंशियल वरी है या नहीं, ये कब ख़त्म होगा, घर के काम का लोड, इंसान थकता भी है। इसको कंसिस्टेंटली कैसे करें? इसको कंसिस्टेंटली करने के लिए अब वही ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक टाइम टेबल होता है, तो हम लोग क्यों ना घर पे भी वो टाइम टेबल सेट कर ले और सब घर वालों को इन्वॉल्व करके वो टाइम टेबल बनाएं, सारे बच्चे और बड़े बैठ जाएं, एंड देन लेट्स डिसाइड कि चलो आज के दिन का टाइम टेबल हम कैसे डिसाइड करें, क्या क्या एक्टिविटीज़ आज इन्वॉल्व करनी है इसके अंदर। आप बच्चों के साथ इतना इस हद तक इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को कि उनकी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, अपनी एक्टिविटीज़ में आप रोटी बना रहे हैं, बच्चे को एक छोटा सा आटे का पेड़ा दे दें, चलो मेरे साथ हेल्प करो आज। वो भी खुश हो जाएगा कि मामा की हेल्प की आज मैंने। राइट। तो यू कैन इन्वॉल्व इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी खुद लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये भी कर सकती हैं, जब ये टाइम टेबल, आई लव द टाइम टेबल आइडिया आमना, कि घर में कोई और अफराद हैं, जैसे घर में दादी हैं, तो आप टाइम टेबल में ये भी डाल सकते हैं कि ये 1.5 घंटा मम्मा जाके सो जाएंगी और तुम दादी से जाके कहानी सुन लेना, या फिर दादी को पहले बता देना, बालों में तेल लगा देना। हाँ, यानी कोई काम ऐसा कर दें जिसमें हो सकता है आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अलोन टाइम भी मिल जाए। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, क्या हाल चाल है? राशिद बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आपका क्वारंटीन कैसा जा रहा है? एक हफ्ता पहले तकरीबन आपसे बात हुई थी, तो हफ्ते में क्या बदला?
बदला ये कि वो एक मैं पोस्ट देख रहा था हमारे हमसाए मुल्क की, तो वो सिक्योरिटी वाले वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये ऐलान कर रहे थे, फैमिलियों को बता रहे थे कि खासतौर पे वो लेडीज को खिताब कर रहे थे कि हमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन मर्दों को बिल्कुल बाहर ना आने दें, ये हमें कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, हमारा काम नहीं है, हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो आप लोगों से दरखास्त है कि ये इनसे घर के फर्श धुलवाए, कपड़े धुलवाए और खाना बनवाए। इन्हें अगर ये बाहर निकलेंगे हम इन्हें बाहर नहीं आने देंगे और आप इनसे घर में बैठा के काम करवाएं। बस सुने, वो खाना पका तो लेंगे, वो खाना खाएगा कौन, ये तो सवाल है। ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा, मैं अभी आपका इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट भी देख रहा था। हाँ जी। अच्छा, वो इलामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा था देख के कि उन्होंने कहा था कि खोल आँख ज़मीं देख फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। बेशक। तो बड़ा अच्छा, एक बात मैं कुछ दिनों से अच्छा मुझे बताएं, इसी बात पे रहते हुए राशिद साहब, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, फलक की तरफ हमारी निगाह जाती है, आपके दिल में क्या जज्बात है? आपको एक लिमिटलेस होने का अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कितनी वसी, कितनी क्या शान है मेरे रब की, कि इतना, यानी कहा जाता ना हमारा तो ईमान है, ऊपर तले 7 आसमान बनाए हैं, हर दफा तुम्हारी निगाह यानी नाकाम होके लौटेगी लेकिन तुम उसको देख नहीं सकते कि कितनी वुसअत है। तो फिर इंसान क्यों सोचने लगता है कि भाई हालात बड़े ख़राब हो गए, पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी घर बैठ गए हैं, नुकसान हो गया, हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम क्यों इतने जल्दी मायूस हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो तवक्कल और भरोसा है उस ज़ात पे कि जो हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, हमें ये ईमान अपना बनाना चाहिए। और इसी से जुड़ती हुई बात मैं करूँगा कि हम लोग ये मिसाल मत दें कि यूरोप, अमेरिका बड़ी उनकी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, वो मुकाबला नहीं कर सके, वो अफगानिस्तान में फेल हो गए। हम इन वसाइल के साथ अपनी दहशतगर्दी की जंग जीत गए। सिर्फ ये कि जज्बा जो किसी कौम के पास इतना नहीं जितना हमारे पास है, और हम इंशाल्लाह जीतेंगे और सुरखरू होंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरे ख्याल में आपकी बात में बहुत वजन है राशिद, कि यही रोब और दबदबा शायद अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना जुल्म और ज्यादती जब हद से बढ़ जाती है तो उसको पलट देना है। यानी खुदा ना खासा ये कहने का मकसद नहीं कि बट बहरहाल एक सुपर पावर होने के नाते एक कहना चाहिए कि एक गुरूर, एक तकब्बुर भी आ गया था। कई ऐसे इकदामात वो पूरी दुनिया में करते फिरे कि जहाँ पे आम लोग, यानी जो जैसे इराक के लोग हैं या अफगानिस्तान के लोग हैं, उन लोगों की अपनी खुशी जिसमें शामिल नहीं थी। शायद अल्लाह ताला ने एक नई दुनिया का एक फाउंडेशन रखनी है। उन्हीं के माशरे में ऐसे लोग भी थे जो इन पॉलिसीज़ की तरदीद करते रहे, उसके खिलाफ तनकीद करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब मेरे ख्याल में हर मजलूम को, हर कमज़ोर तबके को अल्लाह ताला ने एक आवाज़ अता की है और उसका हम सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। आमना क्या कहेंगी? आमना से बल्कि बात करते एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो आपसे स्ट्रैटेजीज लेंगे। आवाज़ तो हम बुलंद कर रहे हैं लेकिन घर में जो कमज़ोर तबका है वो बेचारी ख़वातीन है, उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक तकलीफ दह पहलू इस सारी सूरत हाल का ये है, और आपको हम अपने विजुअल्स भी दिखाएंगे, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, लॉकडाउन करना इसलिए मुश्किल है कि डेली वेजेस में वो लोग शामिल हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और अगर आप उनको कह दें कि 14 दिन या 21 दिन आप लॉकडाउन में रहेंगे, इनके लिए सर्वाइवल की बात आ जाती है। हम बड़ा ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से या रादर एक एलिटिस्ट माइंडसेट से इस पूरे प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि जी इनको महीने का 15 दिन का राशन दे दो और घर में बैठ जाओ। आप अपने ऊपर ही रख के इस बात को सोचिए कि क्या आपको सिर्फ अगर खाने पीने की अशिया मैसर हों, आप अपने घर में रह सकते हैं? शायद रह सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट आ रहा हो, आपके पास बिजली और पानी हो, घर आपका अपना हो, और आप निकल के टेरेस पे तस्वीरें भी ले सकते हैं और आप फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको अगर आपने 15 दिन का राशन तो दे दिया, उनको ये पता है कि 20 दिन के बाद मेरा मालिक मकान मुझसे किराया मांगेगा, मेरे पास बिजली का जो बिल आएगा, ये खाना तो मैं खा लूँगा, उस बिजली के पैसे देने के लिए मेरे पास मेरे पास कोई वसाइल नहीं होंगे। अगर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कल को उनकी स्कूल की फ़ीस भी अदा करनी है। सो दीज आर प्रॉब्लम्स विच इज़ फोर्सिंग आउट पीपल। पहले के जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए, ये इंडिया में हुआ है। पहले दिन जैसे उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया तो ये जॉग दर जॉग, ये पूरा जो मजमा है, ये आप सोचे सिर्फ दिल्ली शहर से उन लोगों का है जो अपने गाँव देहात में वापस जा रहे हैं। इसी तरह इस वक्त जब आपको स्क्रीन पर मनाजिर दिखाते हैं, अच्छा ये देखिए पुल के दोनों तरफ ये लंबी लंबी कतारें उस आखिरी ट्रेन में बैठने के लिए। व्हाट अप, ये वो बात है कि आपने जो सोचा था उसको बिल्कुल उसके मुख्तलिफ, उसके बरक्स हुआ। आप लोगों को कह
रहे घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, उससे बड़ा मजमा स्क्रीन यानी सड़कों पे लग गया जब लोग आखिरी ट्रेन या आखिरी बस पकड़ के घर जाना चाहते हैं। कराची में बहुत बासर रहा और सख्त इक़दाम किए गए, लोगों ने समझी भी इस बात को, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भी एक तबका है जिसकी बस हो गई है। आप ये देखें, अब ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये कराची कायदाबाद के, पंजाब चौरंगी के, यहाँ पे लोग ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो निकल आए, या इनका छोटा मोटा खोखा है, काम की जगह है, 10-15 दिन से ज़्यादा इस बोझ को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि आपको बताएं कि कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर ने भी ऐलान कर दिया है कि हमें दुकानें अपनी खोलनी पड़ेगी, सिर्फ करियाने की दुकान नहीं, हमें भी टाइमिंग्स दे दें, हमारे लिए बाहर निकलना काम करना ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ एक्सपेंसेस टू पे। जी वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वक्त बस आमना, ये तो देखें बड़े हैं तो बाहर निकल के एहतजाज कर सकते हैं, हमारा गुस्सा है हम चीख सकते हैं, बच्चे के पास तो वोकैबुलरी भी नहीं है। अगर वो महसूस कर रहा है डिस्ट्रेस, क्योंकि उसकी भी रूटीन गई है ना, 5 घंटे 3 घंटे माँ बाप से छुटकारा मिलता था, स्कूल जाके बच्चों के साथ खेलता था, कुछ नया सीखता था, छुट्टी की जो एक्साइटमेंट थी ना आपने ख़त्म कर दी। मुझे लगता है इसके बाद बच्चे कहेंगे हमें सैटरडे संडे भी स्कूल जाना है, तो वो आप तक कैसे कम्युनिकेट करता है जब उसको डिस्ट्रेस हो? देखिए बच्चों का ये है कि वो बोल तो सकते नहीं, ऑब्वियसली वोकैबुलरी नहीं है कि मैं स्ट्रेस में हूँ या आई एम फीलिंग एंशियस। बच्चे अपने बिहेवियर से शो करते हैं। बिहेवियर क्या होते हैं, कोई भी स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आता है, खाने की हैबिट्स में कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है फ्रॉम यूजुअल से कंपेयर करके, या फिर कोई ऐसा प्रीवियसली लर्न बिहेवियर, जैसे कि टॉयलेट ट्रेन कर दिया आपने बच्चे को, लेकिन ही इज़ रिटर्न बैक टू दैट बिहेवियर, वो वापस से टॉयलेट आपको बता नहीं रहा एंड वापस से वो बेड वेटिंग भी प्रॉब्लम कर रहा है उसके लिए। तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो लर्न हो चुका है, आउटग्रो हो चुका है, बच्चा वापस से उसको रिटर्न करके वापस से उस बिहेवियर को परफॉर्म या अगर आप छोटे बच्चे में देखें 3-4 साल का बच्चा है, अगर उसकी वोकैबुलरी आ भी गई थी बट सडनली वो बेबी टॉक पे वापस जा रहा है, बेबी टॉक, वो अपनी वोकैबुलरी यूज नहीं कर रहा, जो लफ्ज उसने सीखे हैं वो उसका बात नहीं कर रहा। या उससे अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, वो आपको कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या अगर छोटी सी चोट लगेगी तो उस पर जोर जोर से रोएंगे। यानी आमतौर पे आप कहते हैं ना मेरा बहादुर बच्चा, अच्छा जरा सी लग भी जाती है इसको फर्क नहीं। नाउ ही इज फाइंडिंग दैट टू बी अ रीजन टू क्राई बिकॉज वो अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए यही एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें, टिप्स लेते हैं आपसे, एक छोटे से कॉलर से भी बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है वहाब आपके? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको इस्लामाबाद I8 से अपडेट देता चलूं जी कि लॉकडाउन माशाल्लाह हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो यूरोप या US वगैरह में है, जबरदस्त, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा तबका है जो इससे परेशान महसूस कर रहा है अपने आप को? हम अभी थोड़ी देर पहले डेली वेजेस की बात कर रहे थे। डेली वर्कर्स हैं, जो मजदूर तबका है, वो आप इस वक्त इस्लामाबाद किसी भी सेंटर में जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े स्टोर्स स्पेशली मेडिकल स्टोर्स प्लस जो प्रोविजनल स्टोर है वो खुले हुए हैं जी। तो आपको हर गाड़ी के इर्द गिर्द एटलीस्ट 7-8 लोग नजर आएंगे, दे आर आस्किंग फॉर हेल्प। सही। अब मसला सर ये है कि मुझे कराची के चीजें देख के बड़ी अच्छी खुशी हो रही है, माशाल्लाह बड़ी कोऑर्डिनेटेड और कंसंट्रेटेड एफर्ट्स चल रही हैं। यहाँ पे चीजें काफी अच्छी हैं, लेकिन इस हवाले से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं है। मसलन आप मिसाल के तौर पर एक सेक्टर में अगर 100 मजदूर हैं तो माशाल्लाह हर सेक्टर में ऑलमोस्ट 50, 60, 70 लोग हैं जी। अब उसमें डुप्लीकेशन भी होगी और रेप्लिकेशन भी होगी। बजाय इसके कि वो एड सारी कम्युनिटी इकट्ठी करके सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करें, वो नहीं। अच्छा, दोबारा इस बात पे वापस आना चाहूंगी वहाब, इसमें वजह ये नहीं है कि लोग खुदा ना खासा उनमें हिर्स है या लालच है। आप हमारा एक कहना चाहिए हमारा एक एटीट्यूड बन गया है कि हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन इस वजह से हो रही है क्योंकि बीच में फंड्स इधर उधर भी होते हैं, लेकिन दूसरी वजह यह है कि लोगों को एक्चुअल कैश की जरूरत है। बट वील टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल टुमारो। आपने जल्दी से टिप्स दे दो, पेरेंट्स क्या करें अगर बच्चा इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा हूँ? सबसे क्विक टिप जो है वो फैमिली टाइम। आप रात को सोने से पहले आधा घंटा निकाल लें, फैमिली के साथ बैठें, बच्चों के साथ लूडो खेलें, कोई भी बोर्ड गेम खेलें, एंड देन टॉक टू योर किड्स। आप डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, मैं भी बहुत स्ट्रेस में हूँ और मैं इस तरह से कोप करी अपने स्ट्रेस को, जस्ट कम्युनिकेट विद देम। उनकी कोई बात है, उनकी पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज है, उनसे बात करें। ये मैं आपको बताऊं बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर अगर
यू नो सिद्रा इकबाल से आप टिप लें। स्लीपिंग पिल नहीं कहीं। लूडो खेलें। आपको दुनिया की हर परेशानी भूल जाएगी, सिर्फ परेशानी होगी ये 4 गोटियां, एक तो तोड़ करना है, पीटनी है दूसरे की गोटी, और इन्होंने 4 ने पुगना जरूरी है। ये जिंदगी आसान गेम्स है, ये जो बोर्ड गेम्स होते हैं ना फैमिली टाइम के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आमना, एंड आई थिंक लूडो खेलें। मैं लूडो चैंपियन हूँ, किसी दिन ना हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। मैं चेस चैंपियन हूं, मैं आपके साथ चेस नहीं खेलती, मैं लूडो खेलती हूँ। लूडो आप जरूर खेलें, एंड आई थिंक दैट्स गोना मेक यू हैप्पी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।